बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब्बास अरागची पाकिस्तान आए, उन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की और अब जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक अब्बास अरागची जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को कुछ तहरीरी पैगामात पहुँचाए हैं। यानी पाकिस्तान बीच में एक लिंक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और मैंने आपसे कहा था कि ईरान कभी भी इस लिंक को ज़ाया नहीं होने देगा और ईरान कोशिश करेगा कि पाकिस्तान का चैनल ईरान के लिए इस्तेमाल होता रहे। जबकि अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान का मौजूदा रजीम सूट करता है, वो इन पे एतबार कर रहे हैं। कोई और रास्ता भी नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप की अब हालत है आलमी सतह पे। तो सादी बात यह है कि अब्बास अरागची ने ईरानी पैगामात पहुँचाए। ये पैगामात हैं क्या? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे अमेरिका के ईरान के साथ। उसकी कुछ रीज़न हैं कि अमेरिकन जब ईरानियों के साथ बैठे तो उन्हें आइडिया हो गया कि ये मैदान जंग में जितने टफ़ हैं उससे बहुत ज़्यादा टफ़ ये टेबल के ऊपर है और टेबल में इनके साथ बैठने से उनका कद बड़ा होता है ईरानियों का और अमेरिकन के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। तो इसलिए अब देखें ना, पाकिस्तान सालसी करवा रहा है, अमेरिकन बैठे हुए हैं, ईरानी बैठे हुए हैं, फिर ईरानी पूरी तैयारी करके आते हैं तो वो चीज़ें फिर एक्सपोज होती हैं। बहरहाल ईरान ने अपनी जो रेड लाइन्स हैं या जिन्हें सुर्ख लकीर कहते हैं कि इन चीज़ों से मुताल्लिक हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो जो उनकी हदूद है कि यहाँ तक ईरान फ्लेक्सिबल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि ईरान कभी भी अपनी यूरेनियम इस बात के ऊपर शायद आमादा ना हो कि वो अपनी यूरेनियम अमेरिका को दे दे कि आप ले जाएं उधर न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, वहाँ ले जाके आप रखें और दुनिया को दिखाएं कि ये यूरेनियम वॉर ट्रॉफ़ी के तौर पर हम ईरान से उठा कर ले आएँ। तो ईरान की हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि ऐसा कुछ ना हो। ईरान के अंदर उस यूरेनियम के साथ क्या किया जा सकता है, उसके मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, वो डिस्कस भी हो रहे हैं। बहुत सारी खबरें आपके सामने आ भी चुकी हैं। लेकिन ये है कि यूरेनियम के हवाले से जो एक रेड लाइन है वो भी ईरान ने अमेरिका को बता दी है पाकिस्तान के ज़रिए। और आबने हुर्मुज़ के मुतालिक ईरान किस किस्म का सल्यूशन चाहता है, ये बात भी अमेरिका तक पहुँचाई गई है। देखें, जिस वक्त पाकिस्तान में अभी अरागची आए थे चंद दिन पहले, तो तब ज़्यादा बात आबने हुर्मुज़ पे हुई थी और फिर अरागची फौरी तौर पे ओमान गए क्योंकि ओमान इसमें एक पार्टनर है। मैंने उस दिन आपको मैप दिखाया था कि आबने हुर्मुज़ के दोनों तरफ ईरान और ओमान है, कोई तीसरा मुल्क नहीं है। तो ये दोनों मुल्क आबने हुर्मुज़ को अपनी मलकियत समझते हैं और जो भी फ़ैसला ईरान ने करना है वो ओमान के साथ मिलकर करना है। और ओमान की राय भी जो है वो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। आपने हुर्मुज़ को या ये जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ इसराइल का, अमेरिका का, इन चीज़ों को लेकर अब वो ओमान जाते हैं। वहाँ पे जाके ओमान के बादशाह उनसे मुलाकात करते हैं। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन ले रखी है इस वक्त रीजन में। और फिर वो वापस आते हैं पाकिस्तान और मुशावरत की जाती है, पहले ईरान में फिर पाकिस्तान में मुशावरत होती है और फिर एक तहरीरी तौर पर ईरान अपनी रेड लाइन्स पर मुश्तमिल एक तहरीर पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को पहुंचाता है। तो मामला यहाँ पे आके रुके हुए हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या देता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस रवाना हो गए हैं, जहाँ पे वो पुतिन से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा वो मुलाकात करेंगे वहाँ पे दीगर जो रहनुमा हैं रशिया के, उनके वज़ीर ख़ारजा भी होंगे, पुतिन भी होंगे, इनसे मुलाकातें करेंगे क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा जो इत्तेहादी बनकर सामने आया इस लड़ाई में, जिसने पीछे भी और सामने आकर भी मुख्तलिफ जगहों पे सपोर्ट किया ईरान को, वो रशिया है। जब आबने हुर्मुज़ को ताकत के बलबूते पर खुलवाने का फ़ैसला किया गया और एक करारदाद पेश की गई तो रशिया और चाइना, ये दो ममालिक थे जिन्होंने फौरी तौर पे इस करारदाद को वीटो कर दिया था। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक दौरा करना है, 14 मई की तारीख आ रही है कि शायद 14 मई तक डोनाल्ड ट्रंप चाइना का एक दौरा करेगा और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी प्रेसिडेंट शी से और वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। तो बहुत मुमकिन है 14 से पहले कोई और जंगी हालात पैदा हो जाएं और माजी की तरह जैसे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का एक दौरा मनसूख हो चुका है चाइना के लिए, दोबारा भी मनसूख हो सकता है क्योंकि इस वक्त अमेरिका पूरे खलीज में एक नया फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नस्ब कर रहा है। देखिए, माजी में अमेरिका से बहुत गलतियाँ हुई हैं। अमेरिका ने इस लड़ाई में बहुत एनालिसिस किया और बहुत सारी चीज़ें अमेरिका ने सीखी हैं। बहुत एक्सपोज हुआ अमेरिका भी और इसराइल भी। और ईरान के शाहिद ड्रोन का उनके पास कोई हल नहीं था, बैलिस्टिक मिसाइल्स का वो सही तरह जवाब नहीं दे पा रहे थे। फिर ईरान की तबाही तो बहुत की अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर, उनके बहुत कीमती लोग भी मार दिए। लेकिन सेम टाइम में ईरान ने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को दरम भरम कर दिया अमेरिका के।
और काफ़ी नुकसान हुआ इसकी वजह से अमेरिका को। अब अमेरिका जो है वो एक नया सिरे से, एक नए तरीके से रीडिज़ाइन कर रहा है, पूरे खित्ते में दिफाई निज़ाम नस्ब कर रहा है, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम। और ना सिर्फ वो दिफाई निज़ाम लगा रहा है बल्कि वो अपने बहरी बेड़े लेकर आया है, यहाँ पे भी इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। और अब वो ये बंदोबस्त कर रहे हैं कि अपने लोगों को, अपने अड्डों को और अपने असासों को महफूज कैसे रखना है ईरान से। गुज़िश्ता लड़ाई में अमेरिका को सरप्राइजेज मिले थे काफ़ी सारे ईरान की जानिब से। क्या इस मरतबा अगर दोबारा लड़ाई होती है तो ईरान कुछ नया करके दिखा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। जबकि अमेरिका ने अपनी बहुत सारी कमियां दूर करने की कोशिश की है, लेकिन एक कमी वो दूर नहीं कर पाएंगे जितने हथियार अमेरिका ने चंद हफ्तों में इस्तेमाल कर दिए इस लड़ाई में, इतने हथियार बनने में सालों लग जाते हैं। तो जो हथियारों की एक किल्लत है उसको पूरा करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पे इंटरसेप्टर्स, जो थार्ड का एक सिस्टम है वो पूरा का पूरा दोबारा इनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो दोबारा इनको ऑर्डर देने पड़ेंगे, और ऑर्डर दिए भी हैं कई कंपनीज़ को अमेरिका ने, और वो दोबारा से हथियारों की प्रोडक्शन को तेज़ करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार हदायत वो दे रहे हैं। अब साथ में जो उनके एक टॉमाहॉक मिसाइल सिस्टम है अमेरिका के, वो भी काफ़ी उनकी मिकदार में कमी आई है। लगभग 45 से 50% अमेरिका ने इस्तेमाल किए अपने ज़ख़ीरे में से, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वो उठाकर अपना दिफाई साजो सामान वो पहुंचा रहा है खलीज में। तो यहाँ तैयारियां भी हो रही हैं। इसराइल ने एक बड़ी खबर ये आई है, और ये एक इंकशाफ की तरह एक खबर आई मार्केट में और हर तरफ फैल गई, कि इसराइल के और यूएई के ताल्लुकात कितने करीब हो चुके हैं। कि इसराइल ने बड़ी खामोशी के साथ आयरन डोम का जो अपना सिस्टम है वो यूएई में नस्ब किया है, और बल्कि उनकी टीमें भी वहाँ भिजवाई गई, और आयरन डोम का सिस्टम यूएई के लिए बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमें ना जितना मर्जी कोई ईरान के बारे में दावे करें कि बहुत बड़ी तबाही फेर दी ईरान ने, वो बात सच है कि ईरान ने इसराइल का ये दावा ख़त्म कर दिया कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो उन्होंने मिसाइल फेंके इसराइली सरजमीन पे, बिल्डिंग्स तबाह की हैं, नुकसान पहुंचाया है, इसराइली मारे गए हैं, उनका फौजी नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये बात एक सच है कि ईरान की जानिब से आने वाले ज़्यादातर मिसाइलों को इसराइल ने रोक लिया था। उनका जो आयरन डोम का सिस्टम है वो एक्सपोज ज़रूर हुआ है, लेकिन उसने बहुत सारे हमलों को, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर हमलों को आयरन डोम के सिस्टम ने नाकाम बनाया। जितना हैवी अटैक यूएई के ऊपर आया है, और बार बार आया, यूएई की गवर्नमेंट बार बार ये कहती है, अगर वहाँ पे इंटरसेप्टर्स ना होते और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ना होता तो यूएई के अंदर भी काफ़ी बड़ी तबाही हो सकती थी, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे तबाही हो सकती थी। तो ये वन साइडेड रिपोर्टिंग भी मुनासिब नहीं है कि ये कहा जाए कि इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम या अमरीकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको पहली दफ़ा ऐसे हमने देखा बेबस होते हुए, और उनकी मौजूदगी में टारगेट ईरान ने अचीव भी किए। ख़ास तौर पे जो नई हिकमत अमली के साथ आया कि ड्रोन्स को और मिसाइलों को वो एक साथ फायर करता था, तो उसमें अमेरिका और इसराइल का खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ, अरब ममालिक का भी, और इसके नतीजे में उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर हम आपको 2 दिन से दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किस शख्स ने अटैक किया, ये बंदा कौन है, इसका मकसद क्या था, इसके बारे में ना कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आ गई। लेकिन मेरी नज़र में जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है, ये मैरियो नोफेल हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और शानदार जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने, मैरियो नोफेल ने एक ट्वीट किया है, और एक सबूत जो है वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने इन्होंने रखा है। इस ट्वीट में वो ये बताते हैं, मैं उर्दू में आपको ट्रांसलेट कर देता हूं, कि वाइट हाउस का जो ये अटैक हुआ है, WHCD, ये जो फायरिंग का वाकया हुआ है, ये इंतहाई अजीबोगरीब होता चला जा रहा है, बड़ा वियर्ड किस्म का वाकया होता चला जा रहा है। हमला आवर का नाम कॉल एलन है, COLEALLEN, ये नाम है हमला आवर का, कॉल एलन। इसने हमला किया है और ये आदमी पकड़ा गया है, इसने गोली भी चलाई है। लेकिन आज से चंद साल पहले एक अकाउंट ऐसा है जिसको ये पता था, इस नाम के बारे में उसे पता था। उस वक्त शायद कॉल एलन को भी इस बात का आइडिया नहीं था। यानी जो डेट हमारे सामने आ रही है वो डेट है 22 दिसंबर 2023 को। ये ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर एक अकाउंट है, और इस अकाउंट का जो नाम है वो है हेनरी मार्टिज। ये हेनरी मार्टिज एक अकाउंट है
ट्विटर के ऊपर। इस अकाउंट ने आज तक सिर्फ एक ही ट्वीट किया हुआ है। ये मेरे सामने ये अकाउंट मौजूद है, ये आपको भी मैं दिखा देता हूँ। ये दिसंबर 2023 में ये अकाउंट बनता है और एक मेंढक की शक्ल का कोई एक जानवर है, कार्टून है, उसका चेहरा लगा हुआ है इसके ऊपर। और इसका जो यहाँ पे ये तो डीपी लगी हुई है ना, चेहरा जो लगा हुआ है वो तो ये है। लेकिन एक जो हैरत अंगेज और अजीब चीज़ है, इस अकाउंट का जो हेडर इमेज है, जब आप किसी भी अकाउंट पे जाते हैं, चाहे आप फेसबुक पे जाएं, चाहे आप ट्विटर पे जाएं, चाहे आप यूट्यूब पे जहाँ मर्जी जाएं आप, तो एक तो वो होता है ना डीपी होती है जो गोल दायरे के अंदर आती है, एक होता है जो बैकग्राउंड के अंदर पीछे ऊपर एक हेडर लगा हुआ होता है। तो वो जो हेडर वाला इमेज लगा हुआ है ना, वो एक ऐसी वेबसाइट से उसकी तस्वीर उठाई गई है जिस वेबसाइट का नाम है टाइम मशीन। बस मैं यहां तक आपको बताना चाहता था। अब आपको बताता हूं कि इस अकाउंट को आज से लगभग 2.5 साल पहले कैसे पता था कि कोल एलन नाम का एक आदमी कोई हरकत करेगा। इस अकाउंट से सिर्फ एक ट्वीट हुआ है और उसके बाद कोई ट्वीट नहीं हुआ। इस अकाउंट को कितने लोग फॉलो करते हैं? शायद ये अब फॉलो कर रहे हैं इस अकाउंट को लोग, पहले शायद फॉलो ना करते हो, लेकिन अभी जब इसको मैरियन ओफेल ने ट्वीट करके बताया तो 3,842 इसके फॉलोअर्स हैं। दिसंबर 2023 में ही ये अकाउंट बना और दिसंबर 2023 में ही इस अकाउंट ने वाहिद ट्वीट किया, और जो वाहिद ट्वीट किया उस ट्वीट में इस अकाउंट ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ लिखी, और वो चीज़ लिखी कि कॉल एलन, हमलावर का नाम लिखा। उस वक्त तो हमलावर को भी शायद नहीं पता था कि वो हमला करने जा रहा है। वो तो उस वक्त तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहा था। जो उसका रिकॉर्ड है वो तो यही बताता है कि ये आदमी जनाब बच्चों को पढ़ाता भी था, और इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। इसकी बहन का भी इंटरव्यू कर लिया गया है, इसका भी इंटरव्यू कर लिया गया है, इसके घर की निगरानी भी कर ली गई है, बहुत सारी चीज़ें बरामद भी हो गई हैं। इसने जो एक ख़त भी लिखा अपनी फैमिली को, वो ख़त भी बरामद हो गया है, उसमें भी पता चल गया है कि ये कौन आदमी है, किस तरह का बंदा है। वो बाकायदगी से एक शूटिंग रेंज के ऊपर जाता था, वो फायरिंग शायरिंग की प्रैक्टिस भी वहाँ पे करता रहा है। इसके पास 2 हथियार थे, एक शॉट गन है जिसको कारतूस डाल के चलाते हैं, शॉट गन उसे बोलते हैं, और दूसरा जो है वो इसके पास एक पिस्टल था .38 कैलिबर का। ये कैलिबर जो है ना .38, ये कोई इतना बड़ा कैलिबर नहीं है, ये नॉर्मल कैलिबर का पिस्टल होता है। इसमें 2 होते हैं, एक .38 स्पेशल होता है और एक नॉर्मल होता है। जो नॉर्मल वाला है वो मैकारोव पिस्टल ये बनाते हैं रशियन, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे माजी में। .38 कैलिबर मैकारोव कंपनी का इनका एक पिस्टल होता था, एक दौर में हमारे पास भी था, तो वो इतना दूर नहीं मारता। हाँ, जो इसका एक स्पेशल वर्जन होता है, इसकी एक बड़ी गोली होती है जो रिवॉल्वर के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होती थी। पुलिस के पास पाकिस्तान में जो सर्विस रिवॉल्वर माजी में हुआ करते थे पुराने, उनके अंदर .38 की एक बुलेट डलती थी, वो बड़ी तगड़ी बुलेट होती थी, लेकिन वो रिवॉल्वर में जाती थी ज़्यादातर। तो ये नादरीन एक रिवॉल्वर था इसके पास जो इसने अक्टूबर 2023 में लिया था, और सारी इसकी स्क्रूटनी हुई थी। उसके बाद इसने एक शॉटगन खरीदी थी जो इसने 2025 में 17 अगस्त को ख़रीदी थी। फिर इसने एक लेटर भी लिखा अपनी फैमिली के नाम। फिर इसने कुछ जो है वो चंदा वंदा भी दिया, $25 कैमला हैरिस की जो इलेक्टोरल कंपेन थी उसके अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद नहीं करता था। नो किंग्स मूवमेंट को भी इसने ज्वाइन किया था, वहाँ पे भी एहतजाज करता रहा है। ये ज़हनी तौर पे कोई बीमार आदमी नहीं है, कोई गैर मुस्तहकम आदमी नहीं है, या अचानक से उठकर इसने हमला नहीं कर दिया, मनसूबाबंदी के साथ इसने हमला किया है। ज़हनी तौर पे मजबूत आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, एहतजाजी मुजाहरों में हिस्सा लेता रहा है, और मुख्तलिफ जगह पे अपने अकायद और अपने नज़रियात जो है वो उनको खुलकर बयान भी करता रहा है। ये टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी इसको मिल चुका है माजी में। और इसने जो एक लेटर लिखा फैमिली को, वो लंबा चौड़ा लेटर है, गैर ज़रूरी है, लेकिन असल बात ये है, जो इंटरेस्टिंग बात है, टाइम मशीन एक्चुअली इसके ऊपर ना मुझे एक दौर में बड़ी दिलचस्पी थी, मैंने बड़े इसके ऊपर आर्टिकल पढ़े, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अभी आजकल मेरे बच्चे भी मुझे पूछते हैं कि ये टाइम मशीन क्या होती है और क्या ये टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है। सोशल मीडिया पे आप देखें तो इसके बारे में बहुत सारी मिथ है, ख़ास तौर पे 70s में, 80s में, 90s में, उन दिनों में इसके ऊपर बहुत बात होती थी कि टाइम मशीन, कोई आदमी, टाइम मशीन ये है कि आदमी टाइम ट्रैवल कर लेता है। यानी आज के दौर में अगर किसी आदमी के पास टाइम मशीन है तो वो 100, 200, 300, 400 साल पीछे भी जा सकता है, वो 100, 200, 300, 400 साल आगे भी जा सकता है। तो वो टाइम ट्रेवल करवा देती है इंसान को ज़िंदा हालत में, इसी हालत में वो किसी और दौर में पहुंच जाता है। ये है जी टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट। टाइम मशीन नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ से एक तस्वीर उठा के इस अकाउंट ने ऊपर लगाई हुई थी,
और वहाँ पे इसने कॉल एलन ये नाम लिखा हुआ था और इस बंदे ने हमला कर दिया और ये एक ही ट्वीट यहाँ से हुआ था। ये बड़ी अजीब चीज़ है, ये इसीलिए भी रिपोर्ट भी हुई है और लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। अभी इस हमले में मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, शायद कुछ और निकाल पाएँ लोग, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ लगती है। लेकिन एक चीज़ जो नॉर्मल नहीं लगती कि किसी को पहले से कैसे मालूम हो सकता है कि बाद में एक शख्स कुछ ना कुछ करेगा और उसका नाम पहले से ले लिया जाए, ये अब इसका कोई आइडिया नहीं है। नाज़रीन, इसराइल में नेतन्याहू की जो सियासी पोजीशन है वो कमज़ोर हो रही है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सियासी पोजीशन बहुत कमज़ोर हुई है। फायरिंग के इस इंसिडेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन बेहतर होती है या नहीं, ये हम अगला सर्वे आने के बाद बता पाएंगे। लेकिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है, उनकी सूरत हाल में कमज़ोरी हुई। वजह यह है कि 2 साबिक वज़ीर आज़म हैं इसराइल के। नेतन्याहू का जो राज है वो 3 दहाइयों तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेंट और यायर लेपिड, ये 2 साबिक इसराइली वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने अपनी अपनी जमातें इकट्ठी कर दी हैं और अपनी जमातें इकट्ठी करके जो हेड है वो बना दिया है नफ्ताली बेंट को, और ये फैसला कर लिया है कि अब अवामी रद्दअमल शदीद दिया जाएगा और नई जमात जो है इसका नाम रखा गया है टुगेदर, यानी इकट्ठे होकर। वो कह रहे हैं जी अब इसका दौर ख़त्म किया जाए, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है इसराइल को नेतन्याहू ने, लिहाजा इसकी पॉलिसियां गलत हैं, नई पॉलिसियों के मुताबिक हम मुल्क को चलाएंगे। तो बड़े बड़े एहतजाज भी हो रहे हैं। नेतन्याहू की आज वो पोजीशन नहीं है, कानूनी नुक्ता नज़र से आप देख लें, दीगर उसके ऊपर केसेस चलने के नुक्ता नज़र से आप देख लें, आलमी नुक्ता नज़र से आप देख लें, तो नेतन्याहू की एक बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइफ थी और अगर ये इख्तिताम हो जाता है यहाँ पे उसका पॉलिटिकल करियर, तो ये बड़े खौफनाक किस्म का ये अंजाम होगा पॉलिटिकल उसका। नाज़रीन, पाकिस्तान में ना 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है। एक IPPs और दूसरा जो है वो गैस का इशू। ये 2 इश्यूज़ पाकिस्तानी लगातार बर्दाश्त कर रहे हैं। अदनान आदिल साहब बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, मैंने माजी में इनके साथ काम भी किया, इनसे सीखने का मौका भी मिला। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तहकीकाती रिपोर्टिंग की है और बहुत सारे फैक्ट्स सामने लेकर आए इन इश्यूज़ के ऊपर। मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल करके कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। और डाटा ये बताता है कि हुकूमत ने 1 साल में तकरीबन $7 अरब, अभी आपने UAE को कितना पैसा वापस किया? लगभग $3.5 अरब। मुसीबत पड़ी हुई थी आपको। तो $7 अरब पाकिस्तान 1 साल में देता है सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में। कैपेसिटी पेमेंट की मद में $7 अरब देने का मतलब यह है कि हमने उस बिजली के लिए पैसे दिए जो बिजली कभी पैदा ही नहीं हुई। यानी हमारा अपना जो बिल है वो अगर $2 अरब है, $2.5 अरब है, तो हम $7 अरब कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 यूनिट के हम पैसे दे रहे हैं। तो 1 साल में हुकूमत ने $7 अरब का कैपेसिटी पेमेंट किया उस बिजली के लिए जो बिजली कभी पैदा ही नहीं हुई। इसमें वज़ीर आज़म का बेटा भी है, बहुत सारे और इदारे भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। इस हिसाब से 10 साल में मजमूई तौर पे ये रकम $70 अरब बनती है, जो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का निसफ है। ये नाजरीन पाकिस्तान के साथ हो रहा है। एक और डाटा बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने शेयर किया। पिछले 3-4 साल में जब से पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं वो लगभग 900% से 1000% तक बढ़ी हैं, 9 से 10 गुना। यानी अगर गैस से 100 रुपये थी तो 900 रुपये या 1000 रुपये हो गई। अब आप ये बताएं ये कितनी बड़ी बढ़ोतरी है। यानी तो कीमत में बहुत बड़ा इजाफा है कि 100 रुपये वाली चीज़ आपको 900 रुपये में या 1000 रुपये में मिले। अभी एक मरतबा फिर जो कंपनियां हैं वो हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि 300% मज़ीद इजाफा किया जाए। अच्छा, जो 300% इजाफा होगा ये 4 साल पुरानी वाली कीमत में नहीं होगा, ये मौजूदा कीमत में होगा। यानी जो 100 को 900 तक पहुंचाया है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 2500-2700 तक पहुंचा देंगे। यानी 4 साल पहले इमरान खान साहब के दौर में जो गैस आपको मिल रही थी, फ़र्ज़ करें 100 रुपये की, वो 2500 रुपये की हो जाएगी अगर अब दोबारा से हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी तो। देखिए, कीमत बढ़ाने के अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं है। कीमतें बढ़ाएंगे तो खसारे कवर करेंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान में कारोबारी ज़िंदगी तो चल ही नहीं रहा। और ये जो गैस इस्तेमाल होती है ना, इसका ज़्यादातर हिस्सा आवाम इस्तेमाल नहीं करती। जो घरेलू सार्फिन है वो सिर्फ 20% गैस इस्तेमाल करते हैं। जो ज़्यादातर गैस है 80% वो सनतें इस्तेमाल करती हैं, तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। सबसे ज़्यादा गैस आपकी बिजली बनाने वाले पावर प्लांट खा जाते हैं। एक तो हम उन्हें गैस देते हैं, दूसरा हम उन्हें कैपेसिटी पेमेंट भी देते हैं। और फिर इस गैस की कीमत वो इदारे नहीं देते, उनको तो सब्सिडी के ऊपर गैस मिलती है।
खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को 150 अरब की सब्सिडी हर साल हुकूमत देती है गैस के ऊपर। इतनी कम कीमत में उन्हें गैस मिलती है, और ये बोझ किस पे पड़ता है? आम पाकिस्तानियों के ऊपर। तो पैसे देता है आम पाकिस्तानी घरेलू सारिफ, जो 20 से 22% गैस इस्तेमाल करता है, और ये लोग सब्सिडीज लेते हैं, ये इंजॉय करते हैं। वैसे जो घरेलू सारिफ है उसको भी सब्सिडी मिलती है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलती, लेकिन हमारी पॉलिसियों की खराबी है ना, हमारी पॉलिसियों की खराबी है। बड़ी शानदार रिपोर्ट एक अदनान आदिल साहब ने बनाई है, देखने से वो ताल्लुक़ रखती है। मैं उसको ट्विटर पे अभी शेयर भी करूँगा, और जो लोग देखना चाहें उसको तफसील से जाकर देख सकते हैं। बहरहाल ये नाज़रीन पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान की सरकार कर रही है, और इन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, क्योंकि वोट तो इन्होंने पब्लिक से लेने ही नहीं। इन्होंने तो बूटों के तस्मों के साथ लटक के, अर्दलीपन दिखा के, जूते पॉलिश करते करते बार बार इक़्तिदार में आने का फार्मूला बनाया हुआ है। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।